साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री हो तो किसे प्रॉब्लम होगा, किसे फायदा होगा? जरा सोचिए भाई, ये तो नेपाल का इंटरनल मामला है। नेपाल में जेनजी ने आंदोलन किया, तोड़फोड़ की, नई सरकार बनाई, सब कुछ है। लेकिन भारत में क्या आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लग जाए? ये कल्पना कर सकते हैं? कहाँ कोई जुड़ाव है क्या इधर उधर? कुछ कोई ऐसा धागा है क्या जो जोड़ दे? लेकिन है दोस्तों, जब नीयत खराब होती है ना तो धागे जुड़ जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज तो इस वीडियो में बहुत कुछ डिकोड करने जा रहा हूं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, जब वहां आगजनी थी, हिंसा थी, तालिबान का राज आ रहा था, तो आप जानते हैं ना, ये पाकिस्तान में इमरान खान और पूरा पाकिस्तान तो जश्न मना रहा था, पता नहीं क्या मिल गया। और भारत में ये सारे लोग बड़ा मोदी जी को कोस रहे थे, अब मोदी जी सही सबक सीखेंगे। ये तो पूरा पलट गया। वो तालिबान तो मोदी जी के आगे ही नमस्कार करने लगा। मोदी जी से बढ़कर कुछ नहीं उनके लिए। आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, तालिबान का सबसे अच्छा दोस्त जिसके आगे घुटने टेकते हैं वो मोदी जी हैं, और वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आज बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों। नेपाल में सुशीला कार्की जी का आना ये कोई छोटी घटना नहीं है। नेपाल के लिए ही नहीं, भारत के लिए, और भारत में भी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी घटना है। इसकी कल्पना तो राहुल गांधी ने नहीं की होगी। राहुल गांधी को और पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम को लग रहा था कि बस नेपाल के बाद तो बस मोदी जी की ही बारी है। यहां पूरा मसला कैसे पलट गया, पूरा खेल कैसे पलट गया, कैसे नैरेटिव की लड़ाई ही नहीं, सियासी लड़ाई भी राहुल गांधी हार चुके हैं। यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बिल्कुल करीब है दोस्तों। आज 13 तारीख है और बस 3 दिन और, उसके बाद 17 सितंबर को हमने भी तैयारी की है दोस्तों। हम भी वीडियो लगाएंगे। एक बहुत ही सुंदर गाना, ये तीसरा गीत होगा, लेकिन अभी बिहार का गीत है दोस्तों। ज़रूर देखिए। एचबी मेलोडी को जितना आप प्रेम देंगे दोस्तों, स्नेह देंगे, मेरी ताकत भी मजबूत होगी। बहुत बड़ी टीम उस पर भी काम करती है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सुशीला कार्की नाम पिछले कुछ दिनों से गूंज रहा है। अब तो हर भारतवासी को जानना ज़रूरी है। आप जानते हैं ना, आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भारत के संदर्भ में तो कई बार कहते हैं, लेकिन आज नेपाल के लिए कहना जरूरी है दोस्तों। नेपाल ने वो काम कर दिया, वहां जैन जी ने जो काम किया है दोस्तों, मतलब आज जो रात भर लोगों की खुशी थी, जिस तरीके से नेपाल की सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाया, इंडी गठबंधन के सीने पर सांप लौटने जैसा था। ये जो महिला की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये इतिहास है। आगे के लिए भी ऐसा कभी नहीं हुआ नेपाल के इतिहास में। एक पहली महिला प्रधानमंत्री, संसद भंग कर दी गई है, और अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, भारत के लिए शुभ संकेत है या नहीं? अरे कोई भी बन जाता, भारत के लिए वो शुभ ही होता। लेकिन जब सुशीला कार्की का नाम आ गया तो ये भारत के लिए तो शुभ है, इंडिया अलायंस के लिए अशुभ है, बड़ा अशुभ है। मैं जरा आपको दोस्तों पहले इनका भारत से कनेक्शन बताता हूं। ये चाहता तो वीडियो पहले भी बना सकता था, आज बड़ा विशेष है। सुशीला कार्की का भारत से जबरदस्त कनेक्शन है दोस्तों।
7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में इनका जन्म हुआ। लेकिन आप जानते हैं, भारत में ही इन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है। और कहां से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आप पसंद आएगा राहुल जी को। भाई मदन मोहन मालवीय जी का वो संस्थान, अब नाम आ जाता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो बड़े गदगद होते ही है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1975 में अपने क्लास की टॉपर थी, यानी पढ़ी लिखी, मेहनती, लगन। और मैं मीडिया में देख रहा था दोस्तों, जो उस समय उस दौरान के एक छात्र संघ अध्यक्ष रहे होंगे अनिल श्रीवास्तव, वो बताते हैं कि ये पूरी तरह से पढ़ाई में डूबी रहती थी। आना जाना, कैंपस में किस तरीके से हर वक्त किताबों में खोई रहती थी। और खुद दोस्तों सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यादों को संजो रखा है। उसके बारे में बताती हैं, कहाँ रहती थी, कैसे जाती थी, कैसे छत पर सोती थी। एक एक छोटी छोटी घटना आज भी उनके दिल में बसी हुई है। अब बनारस का नाम आए दोस्तों, तो हमारी इच्छा तो होती है ना कि मोदी जी के बारे में भी कुछ है क्या उनके मन में, मोदी जी के बारे में विचार क्या है। शब्द आता है ना जुबान में। दोस्तों आज नेपाल को कांग्रेसियों ने और बाकी लोगों ने सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। ऐसा है नहीं। सुशीला कार्की के पास पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है ना, क्या कहती है? मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, मैं तो मोदी जी को नमस्कार करती हूं, मेरी उनके प्रति बड़ी अच्छी धारणा है, मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं, भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं। एक समय था दोस्तों, नेताओं के नाम से नफरत होती थी। हम लोग कहते थे, किसी गुंडे को नेता कह दीजिए तो गुस्सा जाता था, नेता मत बोलो, हम बहुत अच्छे हैं, डकैत। अब नहीं है। क्यों? सामने मोदी जी हैं। एक बयान सुनाता हूं आपको सुशीला कार्की जी का प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जरा सुनिए। मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। ये बयान सुनकर राहुल गांधी को कैसा लग रहा होगा? मैं चाहता हूं कमेंट करके बताइए दोस्तों। आज तो जरा मजे लेने के दिन भी हैं, बताना चाहिए एक एक चीज पर। अभी तो मैं कुछ बयान आपको सुनाता हूं। अच्छा, भारतीयों का नाम लेते ही, भारत का नाम लेते ही वो खुश होती हैं, बोलती हैं कि मैं भारत से बहुत प्रभावित हूं। वहां के लोगों के बारे में मैं कहता हूं ना दोस्तों, एक आदमी से पूरी तस्वीर बदल जाती है। 2014 के पहले भी भारत था, अभी भी है। 2014 के बाद मोदी हैं प्रधानमंत्री। देखिए नजरिया कैसे बदल गया। मैं जरा भारत के बारे में क्या सोचती हैं सुशीला कार्की जी, जरा सुनिए। I am very much impressed with Indian leaders. I have when I was there, जब मैं वहाँ पर थी तो शरद जी तो हमारे भाई की तरह थे, अभी तो ये दुनिया में नहीं रहे। और मोहन जी है, मोहन जी अब भी हैं, मोहन जी, ये लोग इनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं। हम लोग अपना अपना ही भाई बहन की तरह हम लोग उनको मानते हैं। वो यहाँ आते हैं तो हम लोग से मिलते हैं, बातचीत होती है। हम लोग भी जब जाते हैं तो, और मेरे हस्बैंड जो है तो वो तो बहुत सारे दिन वहीं पर रहे, भारत में ही रहे। बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे। और मैंने आपको एक बात कही ना दोस्तों, अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, भाई वहां पढ़ाई की है उन्होंने, वो आज भी याद करती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सम्मान के साथ याद करती है। भाई जिनका इतना गहरा रिश्ता रहा हो। अच्छा, वो कहती है कि भारत ने तो नेपाल की हमेशा मदद की है। दोस्तों मैं जानता हूं, अगर भावनाएं अच्छी हो ना तो बहुत अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति को बिठाने वाला भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। अभी मैं वो दिखाऊंगा, एक जरा बयान सुनाता हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कैसे याद करती हैं, जरा सुनिए। गुड इम्प्रेशन। आई स्टिल रिमेम्बर माई लेट टीचर्स, आई स्टिल रिमेम्बर माई लेट फ्रेंड्स, so many I had have friends. I still remember the river Ganga. Besides the Ganga, there was a hostel, and at night in the summer, we were sleeping on the top of the house, and we used to look the Ganga, flowing Ganga. That is I remember. ये बयान अंग्रेजी में था दोस्तों, मैं हिंदी में बता देता हूँ। मैंने BHU में पढ़ाई की है, मेरे मन में बहुत अच्छी यादें हैं वहाँ के शिक्षकों के बारे में,
कैंपस के बारे में, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अब भी गंगा नदी को याद करती हूँ, उसके बगल में मेरा हॉस्टल था, कैसे हम गुजारते थे समय। और गंगा की तो बड़ी सुनहरी यादें हैं जिसको वो हिंदी में, मैं अंग्रेजी में कह रही थी। अब सवाल है दोस्तों, क्या अचानक से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए और उसकी सोच है? ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो आंदोलन हुआ ना अभी जैन जी का, उसकी सोच यही थी। नेपाल में एक ऐसी सरकार बन गई थी जो भारत विरोधी थी, जो चीन परस्ती थी जिसकी। यहीं आकर पूरा मामला फंसता है। और क्यों सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी, कैसे जैन जी का समर्थन मिला, जरा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि नाम तो कई सारे थे। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, भाई जो जैन जी के एकदम लीडर हैं। बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कुलमन घिसिंग, स्वतंत्र पार्टी की सुमना श्रेष्ठ, बहुत सारे लोग। लेकिन जैन जी ने जब आंदोलन किया दोस्तों, वर्चुअल बैठक की, 5000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और सबका समर्थन, लगभग कुछ तो विरोधी हो सकते हैं, अधिकतर का समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिला। और सुशीला कार्की ने इस बात को स्वीकार किया। वो जानती थी कि नेपाल के जो युवा हैं वो किस लिए आंदोलित हैं। भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि चीन परस्ती है, क्योंकि ये भारत विरोधी हो गई। जिस संस्कृति में हम पले बढ़े, उसी संस्कृति में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और देश तरक्की कर रहा है, और नेपाल में क्या स्थिति है? भूखमरी की नौबत है। यहां तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और वहां भूखमरी की नौबत। सुशीला कार्की ने दोस्तों खुले मन से स्वीकार किया कि जो जैन जी सोच रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जरा सुनिए। Gen Z group, they have did the movement in Nepal, and they have told me that they believe on me, and I can do, government of short time for the purpose of doing election. They have asked me, and because those boys and girls, young boys and girls, they asked me, they requested me, and I accepted this one. राहुल गांधी को कैसे झटका लग रहा है, इसके लिए जरा मैं सुशीला कार्की के बारे में, जो नई प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। सुशीला कार्की नेपाल में जो सरकार विरोधी प्रदर्शन है उसका एक बड़ा हिस्सा रही है। उनकी जो शुरुआत है दोस्तों करियर की, पढ़ाई तो मैंने बता दी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक शिक्षक के रूप में की। 2006 में संवैधानिक मसौदा जो बना था समिति, उसकी सदस्य रही हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज बनी, 2010 में स्थायी जज बनी और 2016 में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। ये कमाल भी मोदी जी की सरकार में हो रहा है भारत में, सुप्रीम कोर्ट में, वरना तो महिला जज ही नहीं होती थी। तो सुशीला कार्की, अच्छा दूसरी बात, नेपाल सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ये लगातार उसके खिलाफ फैसले दे रही थी, इसलिए नेपाल सरकार इसके खिलाफ भी थी। लेकिन जो युवा हैं उसके बीच लोकप्रिय रही। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों कि इनके खिलाफ, सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक लाया गया 2017 में। ये लोग कहने लगे कि भाई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कौन होती है? हालांकि वो पास नहीं हो पाया। अब आप देखिए, इस समय दोस्तों जब आंदोलन हो रहा था ना, भारत में पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग बड़े खुश थे। पता नहीं क्या हो जाएगा, बस इसकी आंच तो भारत पहुंचने वाली है, चल गई है वहां से आंच। वो बांग्लादेश से भारत भेज रहे थे, भारत नहीं पहुंचा, नेपाल पहुंच गया। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों, जिस बैलेंद्र शाह, काठमांडू के मेयर की बात कह रहा हूं, अभी कांग्रेस की भी बात दिखाऊंगा, उन्होंने खुला समर्थन दिया सुशीला कार्की जी को। कहा कि भाई आपके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े, और जो युवाओं ने आंदोलन किया है वो आप पर विश्वास है लोगों का। मैं जरा उनका पोस्ट दिखाता हूं दोस्तों, ये भी बड़ी बात थी क्योंकि नाम तो आ रहा था इन्हीं का, बालेन शाह जी का, कि ये बनेंगे प्रधानमंत्री। मैं एक आध लाइन पढ़ देता हूं। इस समय देश एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
इस समय कृपया घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश अंतरिम सरकार की ओर जा रहा है, जिसका काम देश में नए चुनाव कराना होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मेरा पूर्ण समर्थन है। सम्माननीय राष्ट्रपति जी, जनजीन द्वारा लाई गई ऐतिहासिक क्रांति की रक्षा हेतु अंतरिम सरकार का गठन और संसद का विघटन तुरंत किया जाना चाहिए। अब एक सवाल दोस्तों, असल सवाल, कैसे राहुल गांधी फंस गए, कैसे पूरा इकोसिस्टम फंस गया? आप जानते हैं दोस्तों, ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये सैडिस्टिक नेचर का है। इसके अंत में जैसे एक होता है ना कि कोई दूसरा खुश होता है ना, तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं दुखी हो जाते हैं। मैंने देखा है, आप किसी के सामने खुशी मनाइए तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। उससे पूछिए कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारा कुछ छिन गया है क्या, तुम्हारा कुछ खो गया है, तुम्हें कोई नुकसान हो गया? तो बोलेगा नहीं। बोलेगा कुछ तो हुआ होगा, तो बोलेगा कुछ नहीं हुआ, ना छिना है ना नुकसान हुआ है, तो काहे दुखी हो? बोल सामने वाला खुश है। ये हाल इंडिया अलायंस का है दोस्तों। नेपाल में आगजनी हो रही है, ये खुश थे। क्यों? उनको लग रहा था ये इसी बहाने भारत में भी कुछ हो जाए। और आप देखिए, ये पूरा राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम यही कर रहा था। मैं सिर्फ सांकेतिक रूप से दो दिखा रहा हूं। उदित राज घुमा फिरा करके बस भड़का रहे हैं। क्या कह रहे थे? लोग चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? आप सोचिए। जबकि यही संजय राउत, आप देखिए, नेपाल की तरह महाराष्ट्र और भारत में, आपको मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं, यह स्थिति किसी भी देश में हो सकती है। सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल्पना कीजिए दोस्तों, क्या इनको पता नहीं है? ये जो नेपाल में हुआ, यहां सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी है? अरे भाई, विपक्षी पार्टियों को पड़ी है। जो विपक्षी प्रधानमंत्री है, उसकी पत्नी को जलाकर मार दिया। आप सोचिए, यह हिंसा कभी अच्छी नहीं हो सकती। आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं है। नेपाल के लोगों का गुस्सा क्यों भड़का? इसलिए भड़का दोस्तों, क्योंकि उस पर गोली चलाई गई, इसलिए भड़का है। दर्जन भर से ज्यादा, बल्कि 20 से अधिक लोग मारे गए, युवा, इसलिए गुस्सा भड़का है। और आप उसको लेकर के भारत में ये मना रहे हैं कि भारत में भी हो जाए। आप सोचिए, फिर इनको पता नहीं चला। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ये गुस्से का नतीजा क्या था। आखिर ये गुस्सा क्यों था? ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि ये जेन जी मांग कर रहे थे कि नेपाल में एक भ्रष्ट सरकार है, बेकार सरकार है। भाई कैसा चाहिए? बोला मोदी जी जैसा चाहिए। ये शून्य पड़ गया इनमें, एक कांग्रेसी इकोसिस्टम। अरे इतने बड़े आंदोलन के बाद ये मांग कर रहे हैं मोदी जी चाहिए। आप सोचिए दोस्तों। अरे ये भूल गए कि पाकिस्तान में भी जब सर्वे हुआ ना कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, तो बोला बस मोदी जैसा आदमी मिल जाए। ये नेपाल में लोग मोदी मांग रहे थे। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, मुझे लगता है आपने जरूर सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहता हूं। सुनिए क्या कहते हैं वहां के लोग। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब हमें केपी ओली नहीं चाहिए। वो उसने प्रधानमंत्री का वो रिजाइन दे दिया। यहाँ पे नहीं, खुश नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं खुश है यहाँ का लड़का लोग। उसको तो आज तो खुश है। ये देखो शमशान बहुत आग लगा है। आज नेपाल बहुत खुश है, इसीलिए है ना। अब सब वो मोदी जैसा सरकार आना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन, आगजनी तहस नहस कर दिया। मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों कि नेपाल को जितना नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान की भरपाई में 10-15 साल लग जाएंगे। तो क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनको मोदी चाहिए था। मोदी के लिए लड़ रहे थे कि हमारे पास भी काश एक मोदी होता। अब आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी की परिस्थिति क्या है।
एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इस उम्मीद में जी रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कभी तो ये लोग उब जाएंगे। कल ही एक अप्रूवल रेटिंग आई है दोस्तों, फिर से 70 के ऊपर है प्रधानमंत्री मोदी का। अब सोचिए 11 साल के बाद पूरी दुनिया के इतिहास को खंगाल लीजिए, मैं तो कहता हूं मानवता का इतिहास खंगाल लीजिए। ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा जिसका 11 साल के बाद भी अप्रूवल रेटिंग 70% से ऊपर हो। दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा। अब आपको कुछ मैं पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, कैसे राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी को लग रहा था कि जैसा आंदोलन नेपाल में हुआ वैसा ही आंदोलन भारत में होगा। भारत में नहीं होगा, क्योंकि यहां मोदी बैठे, इसकी संभावना खत्म हो गई। दूसरा झटका, इनको लग रहा था कि इस आंदोलन से ऐसा होगा जो मोदी की मुसीबत बढ़ जाएगी। अरे भाई, यह आंदोलन भारत में 2014 में ही हो गया। उनको मोदी चाहिए था, यहां 2014 में ही मोदी आ गए। यह है दूसरा झटका दोस्तों। और तीसरा झटका, राहुल गांधी हिंदुत्व के खिलाफ काम करना चाहते थे। हिंदुत्व के समर्थक लोगों की जीत हुई है। हो सकता है हिंदू राष्ट्र घोषित भी ना कर दें, मैं तो ये कह रहा हूं। चौथा झटका, राहुल की चीन से घनिष्ठता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज नेपाल में जो सरकार बनी है वो चीन की घनिष्ठता नहीं है, उससे मोदी से घनिष्ठता है। यह भी एक बहुत बड़ा झटका है। यानी सुशीला कार्की जी का प्रधानमंत्री बनना इंडिया अलायंस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और मैं मानता हूं कि जो दूसरों की लड़ाई में अपने लिए अवसर तलाशते हैं ना, उनका यही हाल होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज तो बल्कि सुशीला कार्की जी को बधाई दीजिए, देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो, भारत के साथ संबंध और प्रगाढ़ हो, यही हम आशा रखते हैं दोस्तों। बाकी आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ बहुत ही शानदार गीत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तैयार कर रहा हूँ। तब तक बिहार के इस गीत को ज़रूर देखिए। अभी मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। और हाँ दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। सारे नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो आप हमसे हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।